हेलो फ्रेंड्स एंड ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी और इस एपिसोड की इस कड़ी की खबरों में आपको ले चलते हैं। हमारे पास जो 5 खबरें हैं, जिन अहम खबरों पर इस एपिसोड में मैं आपसे रूबरू होऊंगा, उसमें पहली है जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे आप MI6 के नाम से जानते हैं। उसके चीफ, उसके सरगना रिचर्ड मूर ने एक बयान दिया है। उस बयान का विश्लेषण होगा। ओमिक्रॉन के बारे में हम जिक्र करेंगे दूसरी खबर के तौर पर, और भारत में इसकी क्या तैयारियां हैं। तीसरा है यूरोपीय संघ चीन की एक जो महत्वाकांक्षा परियोजना है, जिसे वन बेल्ट वन रोड कहते हैं, उसको मात देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। और पुतिन ने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या कहा है। और आखिर में यूरोप की वो रिपोर्ट चीन के वीगर मुसलमानों के हालात के बारे में क्या कहती है। इन 5 खबरों पर आपसे रूबरू आते हैं। पहली खबर पर, जी हां, एक अपनी तरह से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पब्लिक स्टेटमेंट में, सामान्यतः जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां हैं वो पब्लिक के सामने आती नहीं हैं, वो छिप कर काम करते हैं, पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते। लेकिन जो ब्रिटेन की एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे आप फिल्मों में भी MI6 के नाम से जानते हैं और जिसके किरदार जेम्स बॉन्ड को लेकर काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, उसके फिलहाल मौजूदा जो चीफ है रिचर्ड मूर, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि MI6 4 मौजूदा खतरों से जूझ रही है। पहला खतरा चीन को बताया है उन्होंने, दूसरा बताया है ईरान को, तीसरा रशिया को, और चौथा ग्लोबल टेररिज्म को। जी हां, चीन जैसा कि जाहिर है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हमेशा चुनौती पेश करता रहा है। उन्होंने ये तक कहा है कि चीन की जो खुफिया एजेंसी हैं, जो चाइनीज सीक्रेट सर्विस है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के नागरिकों को, वेस्टर्न कंट्रीज के खुफिया अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करके और उनके अंदर जाकर हमला करने में सक्षम है, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन की शक्ल में क्यों ना हो। ऐसे में जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, CIA की एक्स डायरेक्टर गिना चेरी वॉकर हैस्पेल का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कोरोना भी एक तरह का बायोलॉजिकल, कोविड-19 या वुहान वायरस एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है। दूसरा खतरा रिचर्ड मूर ने बताया है ईरान को। जाहिर सी बात है, अमेरिका और UK के साथ ईरान के संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील रही हो, चाहे वो आतंकी खतरे रहे हों। ईरान को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं वहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथिता बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहता है। ईरान को भी कई दफ़े वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का सामना करना पड़ता है। उसके कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं और इसमें ये शंका जाहिर की जाती रही है कि उसमें इजराइल और US की खुफिया एजेंसियों का, CIA का और मोसाद का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 7 से ज़्यादा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहस्यमयी तरीके से मारे गए। कई दफ़े वो गोलियों का भी शिकार हुए और कई दफ़े उनको पॉइजनिंग भी की गई। तो ये दूसरा खतरा ईरान को बताया है। तीसरा खतरा उन्होंने रूस को बताया है। आप जानते ही हैं, सोवियत यूनियन के ज़माने से, कोल्ड वॉर के ज़माने से दोनों देशों में वेस्टर्न कंट्री, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उसी खांचे में हम यूनाइटेड किंगडम को भी रखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। तो रूस को उन्होंने खतरा बताया है, क्योंकि रूस अपनी इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से सुधार रहा है, अपनी सैन्य क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और वो फिर से एक बार
चुनौतियां पेश करने लगा है। तो तीसरी चुनौती रिचर्ड मूर ने, जो MI6 के चीफ हैं, उन्होंने रूस को बताया है। चौथा खतरा उन्होंने, जाहिर सी बात है ये सबके लिए खतरा है, ग्लोबल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ऐसे में ये सवाल उठता है, ये बात मैंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की थी @रत्नेश द्विवेदी7 से, जिस पर मैं अपने सारे न्यूजी आइटम जो मेरे करंट अफेयर्स और समसामयिक विषयों पर विचार होते हैं उनको शेयर करता हूं। दुनिया के तमाम सारे मशहूर लीडरान को, भारतीय प्रधानमंत्री को, सबको ट्वीट में टैग करता हूं, जिससे मेरे विचारों से वो अवगत हों। अपने मीडिया के भी कुछ दोस्तों को मैं उसमें टैग करता रहा हूं, जिससे वो समझें कि मैं किसी मुद्दे पर किस तरह के विचार रखता हूं। तो एक ट्वीट में मैंने ये प्लेटफॉर्म ओपन किया था कि जो भारत के तमाम सारे इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो रिचर्ड मूर के बयान की भारतीय परिप्रेक्ष्य में एनालिसिस करें। बहुत ही दुखद बात है, इतने सारे लोग टीवी पे आते हैं, इतने सारे लोग अखबारों में लिखते हैं, जबकि मैंने टैग किया हुआ था तमाम सारे डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट को, जर्नलिस्ट को, जो अपने आप को तमाम सारे खिताबों से नवाजे हुए हैं, लेकिन उसमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जो इस पे कहना चाहता हूं वो ये कि ये यूनाइटेड किंगडम का मामला है। हर देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस नीति उसके अपने देश के हिसाब से बनती है। हो सकता है हम किसी मुद्दे पर अमेरिका से सहमत हों, किसी मुद्दे पर हम रूस से सहमत हों, किसी मुद्दे पर हम इजराइल से सहमत हों, किसी मुद्दे पर हम ऑस्ट्रेलिया से सहमत हों, और कुछ जहाँ तक व्यापार की बात आती है हमें चीन से भी व्यापार करना पड़ता है। तो ये जो रिचर्ड मूर ने कहा उस पर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की बात नहीं है, जब तक कि हमारे हित यूनाइटेड किंगडम से उस क्षेत्र में नहीं मिलते। लेकिन जी हाँ, कई सारी बातें भारत के लिए भी सामान्यतः लागू होती हैं। अगर हम ईरान की जगह पाकिस्तान को रख दें तो ये जो ग्लोबल टेररिज्म की परिभाषा है, पाकिस्तान भारत को परेशान करता रहा है, जाहिर सी बात है इक्वेशन सही हो जाएगा। तो जो इस्लामिक आतंकवाद है, चरमपंथिता है, उसको लेकर ये बयान भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सही होता है। रही बात चीन की, चीन भारत के लिए भी अगर ये बात मानी जाए कि वो सीमा पर संकट पैदा किए हुए है, वो कई तरह से ट्रेड वार में भारत को पीछे करने में लगा रहता है, और कई मंचों पर वो भारत का साथ नहीं देता है। इस तरह से चीन भी एक चुनौती है भारत के लिए भी। रूस की जहाँ तक बात है, पिछले 15 सालों में भारत और अमेरिका एक दूसरे के निकट आए हैं, इसके बावजूद भी रूस एक बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है। चौथी जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि ग्लोबल टेररिज्म, अगर हम ग्लोबल टेररिज्म की जगह अगर हम उनके स्टेटमेंट को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ग्लोबल टेररिज्म, रीजनल टेररिज्म और डोमेस्टिक टेररिज्म की परिभाषा में ना उलझते हुए अगर टेररिज्म की बात करें तो रिचर्ड मूर के बयान को जस का तस भारत के संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है। ईरान भी चुनौतियां पेश करता है। तो ये चारों जो देश उन्होंने कहे हैं उसमें अगर हम रूस को उसमें से हटा दें तो बाकी 3 बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सही बैठती है। लेकिन इसके साथ ही भारत की जो इंटेलिजेंस पॉलिसी है वो ज़्यादातर डिफेंसिव रही है, वो डिप्लोमेसी और डिफेंस पॉलिसी से निर्धारित होती है। भारत ने हमेशा ही नो फर्स्ट अटैक की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसने दुश्मन का जवाब भी दिया है। तो इंटेलिजेंस पॉलिसी भी इसी से निर्धारित होती है। रिचर्ड मूर के बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में इसी तरह देखना चाहिए। दूसरी बात आती है ओमिक्रॉन के बारे में। भारत में भी चिंताएं, जाहिर सी बात है 16 से 17 देशों में ये फैल चुका है, और भारत में भी चिंताएं जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं वो जाहिर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ट्रैवल गाइडलाइन कल से ही लागू हो चुकी हैं, 1 दिसंबर से।
अब आपको अगर किसी दूसरे स्टेट में जाना है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए भी या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है, या आपका दोनों डोज का वैक्सीनेशन हुआ हो। इसमें बच्चों के लिए क्या नीतियां रहेंगी, जो टीन है जिनके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, उनको किस तरह से सावधान रहना है, इसके बारे में भी कहा जाना चाहिए था। रही बात ओमिक्रॉन के भारत में मौजूद होने की, साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर ने कहा था कि यूके या कई सारे देश ऐसे हैं जहां ये हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की तरह ओमिक्रॉन पहले से मौजूद हो, क्योंकि और वो डिटेक्ट ना हुआ हो। तो जहां तक भारत की बात है, मुझे पता नहीं, मुझे ये लगता है कि अभी तक तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि भारत में ओमिक्रॉन मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स आ रहे हैं और उनका डिटेक्शन हो रहा है, तो ये डिटेक्शन के बाद पता चलेगा कि क्या मौजूदा काल में ओमिक्रॉन भारत में है या नहीं। हो सकता है जैसे इसके डिटेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, एनालिसिस में टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, तो हो सकता है ओमिक्रॉन जब तक डिटेक्ट हो तब तक भारत में वो मौजूद हो। ये एक बात जो हमें गौर करनी चाहिए। तीसरी बात पे हम आते हैं, यूरोपीय संघ की जो चेयरमैन है उर्सुला वैन डेर ने, उन्होंने कहा है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड को, उन्होंने सीधे सीधे किसी भी यूरोपीय संघ के नेता ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे ग्लोबल गेटवे का नाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है ये चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर चीन की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, जिसमें वो यूरोप, एशिया और पैसिफिक पे राज करना चाहता है, 7 रूटों के जरिए सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहता है, उसका ये जवाब है। ये भी मल्टी ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, और कल ही इसकी घोषणा उर्सुला वैन डेर ने की है कि यूरोपीय संघ का इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में और कई सारे क्षेत्रों में यूरोपियन यूनियन के साथ साथ और भी देशों में इन्वेस्टमेंट करने की योजना है। तो ये सीधे सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, या यूरोपीय संघ के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन ये चीन के वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसका जवाब है यूरोपीय संघ की तरफ से। अब हम आते हैं चौथी खबर पर। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, कि ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव कर रही थी कोरोना पीरियड के बाद, लेकिन ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। भारत की इकोनॉमी भी जहां कोरोना के पहले थी उससे 1% जीडीपी आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब अगर हम व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट को माने तो ये जो है एक बार फिर ग्लोबल इकोनॉमी, जॉब सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर और तमाम सारे सेक्टर्स पर एक क्वेश्चन मार्क जो है ये लगने जा रहा है। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन आगामी 6 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। देखते हैं इसमें किस किस तरह की डील पर साइन होने की संभावना है, किस किस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमेरिका से पिछले 15 सालों से प्रगाढ़ रिश्ते होने के बावजूद भी रूस कभी नहीं चाहेगा, भले ही उसकी चीन से नज़दीकियाँ हुई हों, कि भारत से उसके रिश्ते खराब हों। तो 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन जब आएंगे, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के समझौते होते हैं। और आखिर में 5वीं बात, चीन में वीगर मुसलमानों की स्थिति को लेकर यूरोप की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि चीन में वीगर मुसलमानों की जीनोसाइड के पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उसमें उन्होंने शी जिनपिंग का भी नाम लिया है। तो ये रिपोर्ट अगर माने तो ये माना जा सकता है कि वीगर मुसलमानों का खात्मा चीन में बड़े नेताओं की शह पर एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। ये 5 बातें मुझे आपसे करनी थी। अगले अंक में मैं जब आपसे मिलूं फिर नए समाचारों के साथ, तब तक इंतजार कीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए ग्लोबल टीवी पर, और दीजिए विदा।
जब तक अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूं, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।